अभी तक हमने स्टडी किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपने स्टडी किए थे 4 इफेक्ट: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। फिर हमने किए 4 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और अब हम करेंगे शुरू आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर चीज क्या है। व्हाट आर आइसोमर्स? तो सबसे पहले 2 पार्ट्स का बना हुआ है आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, मतलब सेम स्ट्रक्चर वाली चीजें कुछ इस तरह से। तो आइसोमर्स बेसिकली हम कहेंगे कि इनको, वो मैं सीधे उसी बात पे ही आता हूं। तो आप लिख सकते हो आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे हम कंसिडर करें दिस इथेनॉल एंड दिस डाईमिथाइल ईथर। इन दोनों में आप देखो तो 2 कार्बन एटम्स हैं, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बिल्कुल सेम। फिर इनकी प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप स्टडी करते हो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी वगैरह। अब इसमें देखो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन। तो आपने स्टडी किया है केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। whenever hydrogen is directly attached to oxygen, hydrogen bonding will be there. तो in case of ethanol, the molecules will be held together by strong intermolecular hydrogen bonds। यहाँ पर ये इसकी बेंट और एंगुलर शेप होगी तो वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होंगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसलिए इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में देयर आर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ईथर में थोड़ी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हो, से सॉल्यूशन चैप्टर में, या आपने जो लिक्विड स्टेट है उसमें भी थोड़ा बहुत स्टडी करते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम सपोज कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां पर 1 एटमॉस्फेयर, एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है यहां पर, इसको से हम कर लें ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर थोड़ा कम है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेपर्स बनने हैं, लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक, तो लिक्विड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। वेपर फेज में, गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ी दूर होते हैं, इसलिए उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक होंगी। तो मतलब जब बॉयल करना है तो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाना है, तो इसका मतलब हमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम करने के लिए एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज वी विल हैव टू हीट द लिक्विड। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उनका वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया तब वो बॉयल करने लग पड़ेगा। जैसे अगर इस लिक्विड को बॉयल करना है तो इसका वेपर प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, हीट करते 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 एक स्टेज आ जाएगी जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो देन दिस लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। बी का वेपर प्रेशर थोड़ा इससे कम है, इसलिए इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये बॉयल करेगा। तो इसका मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, ए का बॉइलिंग पॉइंट है कम। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है?
जिसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम है। वेपर प्रेशर किसका कम होगा? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी। यहां पर आप देखो इथेनॉल में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा तभी ये बॉयल करेगा, तो इसका मतलब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर डाई मिथाइल ईथर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये दोनों जो हैं कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहे सेम है पर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। इसी तरीके से इथेनॉल की अगर हम रिएक्शन करवाएं विद सोडियम, तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहां पर सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ H2 बनेगा। तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल। और ईथर जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम एट ऑल। तो एक कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन कर गया, दूसरा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि दे आर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो अभी आपने देख लिया कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। तो सच कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। इसके बाद हम करते हैं आइसोमर्स की टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप होती है इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स compounds having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers। जैसे जो एग्जाम्पल हमने अभी ली थी उसमें एक में ऑक्सीजन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड था, इथाइल ग्रुप, और दूसरे केस में ऑक्सीजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच थे, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो दीज टू आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो दीज टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आगे इनकी भी टाइप्स आएंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इनकी आप 5-6 टाइप के आइसोमर्स स्टडी करोगे। सबसे पहले जिसमें आएंगे चेन आइसोमर्स। नंबर 1 चेन आइसोमर्स। तो ये क्या होते हैं आप लिख सकते हो, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different carbon-carbon chains are called chain isomers। तो हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं किसी एल्केन से। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, और ये वाला कंपाउंड है, इसमें हमने एक ब्रांच बना दी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। तो डिफरेंस क्या है, इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है, इसमें ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स है। तो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ चेन आइसोमर्स। फिर इसके बाद दूसरी टाइप के आइसोमर्स होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो आप लिख सकते हो पोजीशन आइसोमर्स।
compounds having same molecular formula but different position of the substituents। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आप लिख लो आगे ब्रैकेट में, दैट इज साइड चेन्स कॉमा मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन आइसोमर्स हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की ही बात करें तो दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। ये जो मिथाइल ग्रुप है साइड चेन है, ये अटैच्ड है 3rd कार्बन के ऊपर जो बिल्कुल सेंटर में है। और अगर इसका हम देखें ये वाला कंपाउंड, तो यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू 2nd कार्बन। तो यहां पर डिफरेंस है दोनों में कोई नहीं, और 5 कार्बन एटम्स की लंबी चेन है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। बस पोजीशन का डिफरेंस है कि यहां पर 3rd कार्बन के ऊपर है और यहां पर 2nd कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड है जो साइड चेन है। तो एक एग्जांपल हो गई जिसमें पोजीशन ऑफ द साइड चेन इज डिफरेंट, देन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। लाइक दिस कंपाउंड इज ब्यूट 1 जिसमें डबल बॉन्ड है 1st कार्बन पे, और यहां पर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड होगा ऑन दी 2nd कार्बन। ये 1st है, ये 2nd है, तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये भी एक पोजीशन आइसोमर की ही एग्जांपल होगी। सॉरी, फिर इसके बाद हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगा दूं यहां 3 कार्बन एटम वाला ही कंसिडर कर लेते हैं, ये क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन 1st कार्बन के ऊपर लगा है क्लोरीन, और यहां पर 2nd कार्बन के ऊपर लग गया क्लोरीन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जस्ट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो दिस वे यू हैव स्टडीड कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, उनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। फिर इसके बाद आती है बात 3rd टाइप के आइसोमर्स आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स ये क्या होते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional groups are called functional isomers. Compounds having same molecular formula but different functional groups, जैसे हमने आज ही एक एग्जांपल ली थी अल्कोहल एंड ईथर, तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स एंड ईथर्स। एक केस हुआ अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फिर इसके अलावा और भी हो सकते हैं लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, these are also functional isomers of each other. For example, this is propanol, 3 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, एंड दिस वन इज कीटोन, 3 कार्बन वाला कीटोन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H6O, पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो अल्कोहल्स और ईथर्स हैं फंक्शनल आइसोमर्स,
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। और इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर होगा एक ये वाला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हुए। फिर इसके बाद आएगा नंबर 4, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। Like this, it is methyl cyanide and this compound is methyl isocyanide। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो ये जब भी आप कोई आगे फंक्शनल ग्रुप स्टडी करोगे तो हर एक केस में आप आइसोमेरिज्म भी स्टडी करोगे। तो वहां पर भी आप देखोगे कि हम ये चीज नहीं स्टडी करेंगे कि इसके कितने फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बस इतनी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दो कंपाउंड जो आपको दो एग्जांपल्स दे रखी हैं वो दोनों एक दूसरे के किस टाइप के आइसोमर्स हैं। जब हम आगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने शुरू करेंगे तब हम ये चीज भी करेंगे स्टडी। तो इस तरीके से आपने फंक्शनल आइसोमर्स सीख लिया। ये तीसरी टाइप के आइसोमर्स थे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप के आइसोमर्स आते हैं मेटामर्स। तो फोर्थ टाइप के आइसोमर्स हम बोलेंगे मेटामर्स। अब ये क्या होते हैं, यू कैन राइट डाउन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप but different alkyl groups attached to the functional groups। तो मेटामर्स की भी आगे कई एग्जाम्पल्स होंगी, जैसे ईथर्स में भी मेटामेरिज्म शो होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर दिस ईथर, दिस इज इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। इसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड दो दो कार्बन वाले इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। और यहां पे आप देखोगे कि अगर एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप कर दिया जाए और दूसरी साइड में मिथाइल ही रहने दिया जाए तब भी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं। तो दीज टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो एक केस हुआ ईथर्स वाला। फिर इसके बाद एस्टर्स। एस्टर्स भी मेटामेरिज्म शो करते हैं, जैसे हम बात करें अगर मिथाइल प्रोपेनोएट की, ये वाला एस्टर, तो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, और यहां पे सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ इससे बड़ा इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बिल्कुल सेम, C4H8O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C4H8O2। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एस्टर, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप्स। यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है टू द ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से एस्टर्स में भी मेटामेरिज्म शो होता है। फिर इसके बाद तीसरी टाइप की एग्जांपल होगी मेटामेरिज्म की ही, दैट विल बी
substituted amines and amides। सब्स्टिट्यूटेड अमीन का मतलब, अब अमीन क्या होता है? जब कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो विद नाइट्रोजन तो इट इज कॉल्ड अमीन। तो यहां पर NH2 हो तो ये सिंपल अमीन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप लगा दूं, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं से ये वाला, तो इट विल बी कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूटेड अमीन। कार्बन के नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए ये अमीन ही है, पर इसमें नाइट्रोजन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो मैंने डिफरेंट कर दिए। यहां पर एक तरफ मिथाइल और प्रोपाइल, यहां पर दोनों तरफ इथाइल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, but different alkyl groups attached to the functional group. So these two are metamers of each other. In a similar way, मेटामेरिज्म शो करेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी। एसिड अमाइड होता है अगर यहां पर NH2 हो, अगर एक हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर दूं विद सम एल्काइल ग्रुप तो देन इट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड। अब इसमें नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और दूसरी एग्जांपल में ये वाली यूज करूंगा, यहां पर सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गए मेटामर्स। तो इस तरीके से जो फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दैट वाज मेटामेरिज्म। फिर इसके बाद थोड़ा सा समझ के करने वाला आता है, थोड़ा डिटेल में, जिसको हम स्टडी करेंगे। फिफ्थ टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दीज आर कॉल्ड टॉटोमर्स। अब ये क्या होते हैं? तो आप लिख सकते हो the compounds having same molecular formula but different functional groups हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उनको क्या कहते हैं हम? फंक्शनल आइसोमर्स। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज functional isomers which are in dynamic equilibrium which are in dynamic equilibrium with each other are called tautomers। अब सिंपल फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, वो वाले फंक्शनल आइसोमर्स विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उनको हम कहेंगे मेटामर्स, जिसकी एग्जांपल एक मैं आपको अभी करवाने लगा हूं, दोज आर कॉल्ड कीटोइनोल टॉटोमर्स। फॉर एग्जांपल कीटोइनोल टॉटोमर्स। ये तीन टाइप का तो कम से कम आप करोगे, कीटोइनोल टॉटोमर्स, फिर नाइट्रो एसीआई नाइट्रो टॉटोमर्स, और साइनाइड आइसोसाइनाइड टॉटोमर्स। अब इसमें आप यहां पर देखो, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन हो, अगर डबल बॉन्ड हो तो ईन होता है, एल्कीन, और अगर OH ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए सफिक्स होता है ओल। तो एक ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एन इनोल। तो इसको हम कहेंगे इनोल फॉर्म इस कंपाउंड की, ठीक है। फिर यहां पर आप देखो कि ऑक्सीजन तो डेफिनेटली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, पर यहां पर कार्बन कौन सी है? कार्बन है जिसका एक पाई बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन है। और अगर डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिड कार्बन की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो sp3 हाइब्रिड कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp हाइब्रिड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है।
यही पॉइंट हम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके स्टडी करेंगे इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। जब आप स्टडी करोगे एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, तो वहां पर आपको ये बात पूरे वे में एक्सप्लेन की जाएगी कि क्यों sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो ये वाली sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो इट इज समवट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर इतनी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ऑक्सीजन से ही ज्यादा हो जाए। ऑक्सीजन से तो डेफिनेटली कम है, पर थोड़ी बहुत तो है। इसलिए ये sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगी। तो ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर उसको कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो उसने तो इलेक्ट्रॉन खींचने ही है, तो वो हाइड्रोजन से फिर बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट विल बी क्वाइट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इस कारण हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा। तो यहां से हाइड्रोजन विल बी रेडिली लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन। इक्विलिब्रियम में होगी सिचुएशन, तो यू विल ऑब्टेन दिस थिंग। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गई, मतलब ऑक्सीजन ने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज बनी। अब यहां पर आप देख सकते हो लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए। तो ये मैंने आपको कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में बताया था, एन पाई कंजुगेशन। लोन पेयर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन सिग्मा पाई, एन और पाई ऑल्टरनेट हो गए, दिस इज एन पाई कंजुगेशन, मतलब रेजोनेंस होगी। अगर कंडीशन फॉर रेजोनेंस फुलफिल होगी तो रेजोनेंस तो डेफिनेटली होगी ही होगी। और एन पाई कंजुगेशन में रेजोनेंस कैसे होती है ये भी आपने स्टडी किया था प्लस आर इफेक्ट में, कि लोन पेयर विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू ए लोन पेयर। तो कैसी सिचुएशन बनेगी, यहां पर दोनों कार्बन्स के बीच में रह जाएगा अब सिंगल बॉन्ड ही। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का। जब इसको भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो दिस कार्बन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर आना था पॉजिटिव चार्ज, पर ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए, इस कारण यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो दिस मीन्स के देयर विल बी डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई। फिर इसके बाद वापस जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बहुत फास्ट इंटर कन्वर्ट होंगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये मैंने रिवर्सिबल स्टेप लिखा था कि H पॉजिटिव का लूज होना, तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड स्टेप भी होगा, यानी कि H पॉजिटिव जाके ऐड भी होगा इस मॉलिक्यूल में। अब ऐड होगा तो कहां जाएगा H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रोफाइल, तो वहीं पे जाएगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली मिल सकते हों, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। और नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर भी, कार्बन के ऊपर भी, दोनों एटम्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो देयरफॉर H पॉजिटिव आयन कैन अटैक ओवर ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन, दोनों के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करे, यहां पे अटैच होगा, तो फिर से वही पुरानी सिचुएशन बन जाएगी, OH बॉन्ड जहां से हाइड्रोजन रेडिली निकल आता है। तो इसलिए यहां पर जाके अटैच होना वो उतना प्रेफर नहीं करेगा। पर अगर H पॉजिटिव गया कार्बन के पास, देन अ नॉन पोलर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ये नॉन पोलर होने के कारण काफी स्टेबल होता है, तो इसलिए यहां से इसका बैकवर्ड जाना उतना इजी नहीं होगा। तो अगर अब हम H पॉजिटिव का अटैक बैक करवाएं तो रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी कम होगी, फॉरवर्ड ज्यादा होगी। यानी कि यहां पे आकर एक बार CH2 से CH3 बना, यहां पर आकर एक बार H पॉजिटिव अटैच हुआ तो उसको डिटैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ी कम चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इसको आप कहोगे कीटो फॉर्म। इसमें ये वाला ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है, जिस भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप हो उसको हम कीटो कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। तो अभी आपने समझा कि कीटो फॉर्म एक बार बन गई तो फिर ये स्टेबल रहेगी। इसकी बैकवर्ड रिएक्शन चला के हमें इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना समवट डिफिकल्ट होगा। हो तो जाएगी पर थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि therefore keto form once formed is more stable than enol form. Keto form once formed is more stable than enol form. तो हमेशा यही चीज होगी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में कि कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। तो आपने ये भी स्टडी किया होगा कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस तो हम हर एक केस में देखा करते हैं कि सभी जगह पे एक्सेप्शंस होती हैं। तो फिर अब हम करेंगे एक्सेप्शंस व्हेन enol form is more stable than keto form। जब इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाए तो इसके एटलीस्ट 2 एक्सेप्शनल केसेस डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं। पहली एग्जांपल होती है बीटा डाई कीटोन्स। फॉर एग्जांपल मैं एक ये कंसिडर करता हूं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ ये कीटो ग्रुप अटैच्ड है। इसके नेक्स्ट कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा डाई कीटोन क्या होगा कि बीटा कार्बन के ऊपर फिर से कीटो ग्रुप आ जाए, तो इट विल बी कॉल्ड बीटा डाई कीटोन। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बना बीटा डाई कीटोन, अदरवाइज इट इज पेंटेन 2,4 डाइयोन। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनोल फॉर्म क्या होगी कि अल्फा हाइड्रोजन जो है ये चला जाएगा ऊपर और पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे। तो इससे इनोल फॉर्म जो है वो बनेगी CH3, यहां पर O के साथ एक H और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया। तो यहां पर कीटो ग्रुप एज सच ही है। तो इन द इनोल फॉर्म यू कैन सी हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। तो कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फुलफिल्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाएगा, अटैच्ड होगा। अब देखो आप इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन जो है एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन की पोजीशन समवट फिक्स्ड हो जाएगी। यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके वापस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए इस केस में कीटो फॉर्म जो है एक बार बन गई तो इट विल बी मोर स्टेबल। आप लिख सकते हो कि दिस इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के हों तो उसको कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर इनोल फॉर्म जो है दैट इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लास्ट चीज एक मैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में आपको और बता दूं कि कैसे हम इजीली बना सकते हैं
इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म। तो जो मैंने एग्जाम्पल पहले ली थी ये वाली इनोल की, तो इसकी कीटो फॉर्म बनानी है तो वो कैसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इजीली, कि हाइड्रोजन को आप इस बीटा कार्बन के ऊपर भेजोगे तो पाई बॉन्ड को ऊपर भेज दोगे, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप लिख सकते हो द कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म। तो ये था कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, और इसमें आपने स्टडी कर लिया कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। तो हम स्टडी कर रहे थे एक्सेप्शंस टू कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। उसमें आपने एक एक्सेप्शन स्टडी कर ली कि जिसमें जो बीटा डाइकीटोन्स थे उनमें इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी एक्सेप्शन आती है फिनोल है, जैसे फिनोल होती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा दे, तो मैं बेंजीन रिंग की कैक्यूल स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा, यहां पर देखो आप डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, और इसी के साथ ही OH ग्रुप लगा है, तो डेफिनेटली इट इज एन इनोल फॉर्म। ये इनोल हुई क्योंकि सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन को आप भेज दोगे इधर बीटा कार्बन पे, और पाई बॉन्ड को बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म होगी इधर, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और बाकी की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही। तो ये है इनोल फॉर्म और ये है कीटो फॉर्म। तो इन दोनों में है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और हम कर रहे हैं एक्सेप्शंस व्हेन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो मैं आपको यहाँ पर इनोल फॉर्म को थोड़ा साफ बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो एरोज मैंने बनाए थे ताकि आपको क्लियर हो कि इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म कैसे बनी। अब ये वाली इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ये जब आप करोगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स तो उसमें एरीन्स आएगा टॉपिक, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तब आप स्टडी करोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। वहां पर हम स्टडी करेंगे कि जो भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं दोज आर एक्सेप्शनली स्टेबल। यहां पर इन दोनों में से ये वाला जो इनोल फॉर्म है दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर स्टेबल। अब ये क्यों एरोमेटिक है और ये वाला कीटो फॉर्म क्यों एरोमेटिक नहीं है, ये हम अभी नहीं कर रहे, ये हम बाद में जब ये टॉपिक आएगा तभी स्टडी करेंगे, क्योंकि थोड़ी डिटेल में स्टडी मांगता है ये भी। तो दिस इनोल फॉर्म इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर, ये एरोमेटिक है, कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं है, तो इसका मतलब जो इनोल फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमने दो एक्सेप्शन कर ली व्हेन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो फिर इसके बाद यहां पर आपने देख लिया है कि क्या कंडीशन है, किस इनोल फॉर्म की कीटो फॉर्म बन पाएगी, किसकी नहीं बन पाएगी। ये इनोल फॉर्म से आपने कीटो फॉर्म बनाई, तो बेटा कैसे बनी, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, जो हमने जस्ट शो नहीं किया बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो कैसे बनाई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म, कि इस हाइड्रोजन को, सॉरी इसको नहीं भेजा, यहां से जो ऊपर OH ग्रुप वाली हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को भेजा यहां पर एक हाइड्रोजन था पहले, अब दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, और पाई बॉन्ड को भेजा ऊपर, ये तो ये बनी कीटो फॉर्म। ठीक है,
तो कीटो फॉर्म से अगर इनोल फॉर्म बनानी हो तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा ऊपर, पाई बॉन्ड आएगा इधर। तो मतलब ये है फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन और ये है अल्फा। अगर अल्फा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तभी उसकी आप इनोल फॉर्म बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यही कंडीशन है टॉटोमेरिज्म के लिए कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। अब फिर दूसरे होते हैं आइसोमर्स, जिनको हम बोलेंगे नाइट्रो एसीआई नाइट्रो टॉटोमर्स। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप होता है, उसकी मैंने पूरी स्ट्रक्चर बनाकर यहां पे बता दी। ये है फंक्शनल ग्रुप वाला नाइट्रोजन, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो यहां पर आप देख सकते हो अल्फा कार्बन के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगा ही होगा। डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा ऊपर और पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर को। तो इट विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद, यहां पर दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड रह जाएगा। दिस विल बी इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल। तो इसको आप बोलोगे ये है नाइट्रोफॉर्म जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, एंड दिस इज ACI नाइट्रो फॉर्म। तो इस तरीके से कौन से नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे? ओनली दोज नाइट्रो कंपाउंड्स विल शो टॉटोमेरिज्म विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म शो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से ही साइनाइड और आइसोसाइनाइड में भी थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म होता है, पर वो इतना मतलब वी कैन से कि सिग्निफिकेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो टॉटोमेरिज्म में फॉर द टाइम बीइंग हम बेसिकली यही दो स्टडी करेंगे, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म और नाइट्रो ACI नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो इसमें आपने एक्सेप्शंस भी स्टडी कर ली कि व्हेन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो लास्ट टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा जिसको आप बोलोगे रिंग चेन आइसोमर्स। ये 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं रिंग चेन आइसोमर्स। अब ये कौन से होंगे? ये होंगे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन चेन ही डिफरेंट होगी, जैसे एक में हो ओपन चेन और दूसरे कंपाउंड में साइक्लिक चेन हो। तो रिंग चेन आइसोमर्स में एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स दे विल बी आइसोमेरिक टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड देखो, अब आप यहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों कंपाउंड्स का C4H8। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, पर कार्बन कार्बन चेन की टाइप डिफरेंट है। यहां पर ओपन चेन है तो यहां पर साइक्लिक चेन है, तो इसलिए इन दोनों को आप कहोगे रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये वाले हैं एल्कीन्स एंड cycloalkanes. Alkenes and cycloalkanes are ring chain isomers of each other. In a similar way, alkynes and cycloalkenes, these will also be ring chain isomers of each other. For example, if we consider the case of butanine या 1-butene, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिंग आइसोमर होगा ये वाला। तो here you can see the molecular formula is C4H6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 5 और 6।
तो C4H6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक में है ओपन चेन, एक में है साइक्लिक चेन, तो दीज टू आर आल्सो रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो होता है पूरा, जिसमें आपने 6 डिफरेंट टाइप्स करी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर आपने किया टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम स्टडी करते हैं आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप। एक बेसिक टाइप आपने कर ली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसके बाद आती है बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो दूसरी टाइप के जो आइसोमर्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमा सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब दूसरे के कंपैरिजन में, बट डिफरेंट रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट्स, स्पेशियल टी से लिखा जाता है, सी से नहीं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स are called stereoisomers। अब ये कैसी सिचुएशन है, तो इसके लिए आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल से ये बात क्लियर हो सकती है कि कोई आदमी कंसिडर करो, उसकी दो बाजुएं होती हैं, दो टांगे होती हैं। अब एक बाजू काटो, एक टांग काट दो, और टांग को यहाँ पर कंधे पे लगा दो और बाजू नीचे, तो वो क्या बना, मतलब अब भी उसकी दो बाजुएं और दो टांगे हैं, पर उसमें हमने स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दी, तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो बना नई चीज, दैट वाज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द प्रीवियस वन। और फिर अगर जैसे आप पीटी किया करते थे छोटी क्लासेस में, तो पीटी करते टाइम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं कि बाजुएं दो ही लगी होती हैं, पर कभी बाजुएं होती हैं आगे, या कभी बाजुएं ऊपर, या कभी बाजुएं साइड को। तो इसमें स्पेस में ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है कि किस तरफ को या किस डायरेक्शन में अरेंजमेंट है किसी भी चीज की। तो यही मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। और स्टीरियोआइसोमर्स की आगे 3 टाइप्स आप स्टडी करते हो, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो पहला आप लिख सकते हो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो इसके बारे में आप लिख लो, द डिफरेंट रिलेटिव spatial arrangements, the different relative spatial arrangements of atoms or groups of atoms which are obtained by rotation about carbon carbon single bond are called conformational isomers or conformations or conformers or
रोटेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स। मतलब इन सारे नेम्स में से किसी भी नाम से हम इनको बुला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हुए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं डिफरेंट रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ इथेन। अब इथेन की डिफरेंट कन्फर्मेशंस बताने के भी दो तरीके हमारे सामने आते हैं। एक को हम कहते हैं सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशंस, अब इथेन की हम कन्फर्मेशंस करने लगे हैं। यू कैन राइट डाउन कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 और CH3CH3, ये चीज। तो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशंस में एक दोनों कार्बन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। चाहे डॉट से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे इवन सी भी लिख लो आप पूरा। एक हाइड्रोजन है इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक इसके साथ कार्बन अटैच्ड है और दूसरी कार्बन, अब उसके साथ भी 3-3 हाइड्रोजन्स हैं। तो वो मैं यहां पर शो करता हूं बिल्कुल ऐसे, एक हाइड्रोजन ये, एक इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पर और एक इसके बिल्कुल पैरेलल इधर को। ये है एक 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखा जाए, अगर हम यहां से इधर से इसको देखें अगर इस मॉलिक्यूल को, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पिछले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पूरा पूरा कवर कर लेगा, उसको एक्लिप्स कर देगा। जैसे सोलर एक्लिप्स लगता है तो कैसे लगता है, जब मून आ जाता है इन बिटवीन अर्थ एंड सन, तो तब हम कहते हैं उसको कि सोलर एक्लिप्स लग गया। तो यहां पर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्लिप्स कर रहा है। यहां पर ये वाला बॉन्ड इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये वाला बॉन्ड या हाइड्रोजन इसको एक्लिप्स कर रहा है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। और फिर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो जैसे मर्जी हम रोटेशन कर सकते हैं। और कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगी ये मैथमेटिक्स में हम बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो अगर इसको जरा सा भी मैं रोटेट करके लिख दूं तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी अरेंजमेंट्स होंगी। तो आउट ऑफ द इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन ओनली 2 आर इंपॉर्टेंट दैट वी विल स्टडी। एक होगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और एक होगी जो सबसे कम स्टेबल है, वो भी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे अभी। तो ये बनी एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन। अब दूसरी बनानी है, अगर उसको बोलोगे आप स्टैगर्ड फॉर्म, तो इसमें फर्स्ट कार्बन है जो ये वाली, उसको हम स्टैटिक रखेंगे बिल्कुल वैसे ही, और दूसरी कार्बन को पकड़ के हम घुमा देंगे। से इफ वी रोटेट इट बाय 60 डिग्रीज, तो क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इधर को, ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल नीचे और ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इस तरह की अरेंजमेंट बन जाएगी। क्लियर? तो अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें बॉन्ड्स आर मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस केस में हमें ये जो रिपल्शंस होंगी, रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं, इतनी क्लियरली नहीं पता चलती। तो यही चीज इन्हीं आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बताया न्यूमैन ने, तो जिनको हम कहते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस।
तो उस फॉर्म में अगर हम इसकी इथेन की कन्फर्मेशंस बनाएं तो वो ज्यादा क्लियरली हमें इसकी स्टेबिलिटी का आइडिया देंगी, जिनको हम कहते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। ये हम कैसे शो करते हैं कि एक कार्बन है, जैसे इसको फर्स्ट कार्बन अगर हम माने, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से, और जो पीछे वाली कार्बन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, ऐसे करके ये दोनों कार्बन बन गए। अब इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं। क्योंकि आपकी कॉपी पे ये नोट की हुई हैं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं जो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन थी। अब क्या था, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड, एक इधर, एक इधर और एक से इधर। और जो दूसरी कार्बन थी, पीछे वाली कार्बन, सेकंड कार्बन, उसका बॉन्ड था बिल्कुल इसके पीछे। अब लाइन के पीछे लाइन तो नहीं लगाई जा सकती, इसलिए जस्ट इसके क्लोज करके मैं लगा देता हूं। जो सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन था वो यहां पर है, और इस कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन है यहां पर, और एक और हाइड्रोजन है यहां पर। तो हेयर यू कैन सी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। और बॉन्ड क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पीछे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एंड यू ऑल्सो नो कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पर रिपल्सिव इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होंगी। उन रिपल्सिव इंटरेक्शंस के कारण इस मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगी। तो इस टाइप की स्ट्रेन जो डेवलप होती है ड्यू टू रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द नेबरिंग कार्बन्स, इसको हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें है मैक्सिमम। पर अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करें इस न्यूमैन प्रोजेक्शन टेक्निक की हेल्प से, तो वो कैसी बनेगी, सेकंड कार्बन और ये है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। अगर इस सेकंड एटम को हम बाय 60 डिग्री एंगल रोटेट करें तो ये जो पीछे आ रहा था इसके हाइड्रोजन, ये आ जाएगा यहां पर सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन आ गया नीचे, और यहां पे ये वाला पीछे वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पे। तो इस तरीके से यहां से आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि अगर गोले को और घुमाओगे तो ये वाला बॉन्ड इसके नजदीक आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्सिव फोर्सेस हैं मिनिमम। अगर रिपल्शन मिनिमम है तो एनर्जी मिनिमम है, यहां पे रिपल्शन मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी सबसे कम, स्टेबिलिटी लेस है, मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म से थोड़ी कम है। ओके, तो ये मैं आपको चीज लिखवाकर एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैंने आपको टॉर्शनल स्ट्रेन की बात बोली थी, तो यहां पर है टॉर्शनल स्ट्रेन, तो ये आप लिख सकते हो टॉर्शनल स्ट्रेन। The strain developed in the molecule because of repulsive interactions between electron pairs on neighboring carbon atoms is called torsional strain. The strain developed in the molecule due to repulsive interactions between electron pairs on the neighboring carbon atoms. तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक्लिप्स्ड फॉर्म में मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है।
तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत कम है, इसलिए यहां पर एनर्जी कम होगी या स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एक्लिप्स्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। अगर इसी बात को हम एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से शो करें तो आप वो भी बना सकते हो। इस साइड को अगर हम लें एंगल ऑफ रोटेशन और इधर को एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम देखेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन रखें हम 60 डिग्री, फिर 120, फिर 180, फिर आगे इसी तरह से 240। तो आपने देखा था पहले अगर हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, फिर 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करने से आ गई थी स्टैगर्ड फॉर्म, उसमें एनर्जी थी थोड़ी कम। फिर इसके बाद 60 डिग्री रोटेट करने से फिर से एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो बन जाती है। तो यहां पर स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? ये एनर्जी डिफरेंस होता है अबाउट 12.6 किलो जाउल पर मोल का। तो इसका मतलब स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म बाय अबाउट 12.6 किलो जाउल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो इतनी है, ये बात होती है हमारे पास कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन की। तो कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन के बाद हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है C4H10। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर देखें तो ये होगा लाइक दिस, C4H10 या ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के केस में अब हम स्टडी करेंगे the different arrangements that arise because of rotation about this carbon carbon bond। इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम नंबर दें कार्बन एटम्स को तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो इसके जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस होंगी, नो डाउट इनफाइनाइट मैनी कन्फर्मेशंस होंगी, पर उनमें जो 4 अरेंजमेंट्स बनेगी विच आर मोर इंपॉर्टेंट, तो उन्हीं की बात करेंगे हम। जो सेकंड कार्बन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे एक डॉट से, और थर्ड कार्बन एटम को एक सर्कल से, लाइक दिस। अब सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप और अटैच्ड है। इसको शो करते हैं हम ऐसे, मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये चीज। फिर C3 थर्ड कार्बन एटम के साथ भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसी मिथाइल ग्रुप के बिल्कुल पीछे, अब लाइन के पीछे लाइन तो नहीं लगेगी इसलिए उसके बिल्कुल साथ में करके लगा रहा हूं। तो इस तरह से इसी हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे हाइड्रोजन होगी, इसके पीछे भी हाइड्रोजन होगी। अब मिथाइल ग्रुप्स दोनों का साइज है बराबर, तो बराबर साइज वाले जो एटम्स हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं ये एक दूसरे को फुली कवर कर सकते हैं। तो आगे वाला मिथाइल ग्रुप पिछले मिथाइल ग्रुप को फुली एक्लिप्स कर सकता है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हुई। फिर इस थर्ड कार्बन को अगर हम 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करें तो क्या अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी?
C2 की अरेंजमेंट को तो वैसे ही रखना है, उसको नहीं हिलाना। We will rotate C3, that is this circle। अगर इसको 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे से थोड़ी दूर हो गए, ये चीज बनी। तो अब टॉर्शनल स्ट्रेन अभी तक आपने स्टडी करी है, वो मिनिमम हो गई है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्क्यू और गॉश, स्क्यू और गॉश फॉर्म। फिर फर्दर अगर 60 डिग्री एंगल पे हम रोटेट करें इसको तो क्या अरेंजमेंट बनेगी? जो C2 की पोजीशन है उसको तो बिल्कुल वैसे ही रखना है, उसको नहीं हिलाना। पर C3 को रोटेट किया तो ये CH3 ग्रुप इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे आ जाएगा। तो इसको हम शो कर लेंगे लाइक दिस। अब हाइड्रोजन एटम है छोटा सा, मिथाइल ग्रुप है बड़ा, तो एक छोटा एटम एक बड़े ग्रुप को फुली कवर नहीं कर सकता, फुली एक्लिप्स नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इसको जस्ट पार्शियली एक्लिप्स करेगा। जैसे मैं आपके सामने ये हाथ रख दूं तो मेरा हाथ बोर्ड को कितना कवर कर रहा है? बोर्ड को बस थोड़ा सा कवर करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। और लास्ट जब हम इसको 60 डिग्री एंगल से फर्दर रोटेट कर देंगे तो वी विल गेट द लास्ट कंफर्मेशन, लास्ट इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन, अदरवाइज तो लास्ट होगी ही नहीं। C2 के साथ बिल्कुल वैसी ही अरेंजमेंट रखनी है, उसको नहीं हम चेंज कर रहे। इसको अगर 60 डिग्री पे रोटेट किया तो CH3 ग्रुप बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर। अब मिथाइल ग्रुप से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी, एंटी फॉर्म, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। तो ये चार कन्फर्मेशंस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनती हैं। अगर फर्दर इसको रोटेट करोगे तो ये CH3 ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे हो जाएगा, दैट इज अगेन पार्शियली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनेगी, फिर दोबारा से स्टैगर्ड बनेगी और फिर जाकर फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो बन जाएगी। अब यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन के बाद एक और स्ट्रेन की बात आती है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। तो आप वो भी लिख लो, ये steric strain, the strain developed in the molecule due to physical repulsion between groups of atoms on the neighboring carbons is called स्टेरिक स्ट्रेन। जैसे यहां पर देखो मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, दीज आर क्वाइट बल्की इन साइज, बड़े ग्रुप्स हैं तो ये एक दूसरे को फिजिकली रिपेल करेंगे। दो बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक स्टेबल नहीं होंगे, एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे हमेशा। तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक स्ट्रेन होगी मैक्सिमम। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन, तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम। तो यहां भी टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन थोड़ी कम हो गई। ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन तो बिल्कुल कम हो गई, मिनिमम हो गई, स्टेरिक स्ट्रेन कम हुई है, जीरो नहीं हुई। तो यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन फिर से मैक्सिमम हो गई, पर स्टेरिक स्ट्रेन उतनी नहीं है क्योंकि छोटा सा हाइड्रोजन इसको क्या रिपेल करेगा, बड़े मिथाइल ग्रुप को। पर यहां पर किसी टाइप की स्ट्रेन जो है, किसी भी टाइप की, दैट इज मिनिमम। स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम है, मिथाइल ग्रुप से एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट हैं, और टॉर्शनल स्ट्रेन तो हमें दिखाई दे ही रही है कि नील है। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रेन सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, या स्टेबिलिटी
मैक्सिमम होगी NT की। इससे कम स्टेबिलिटी होगी इस स्क्यू और गॉश फॉर्म की, और उससे कम स्टेबिलिटी होगी ये वाली, इसमें स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, और सबसे कम स्टेबल होगी ये फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अगर हम इनका एनर्जी का जहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो वो कैसे होगा? तो आप लिख सकते हो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इज एंटी फॉर्म जो थी वो सबसे ज्यादा स्टेबल थी क्योंकि उसमें स्ट्रेन्स मिनिमम है। उसके बाद आई थी बात पार्शियली एक्लिप्स्ड की। पार्शियली नहीं सॉरी, एंटी फॉर्म में सबसे कम स्ट्रेन थी, स्टेरिक स्ट्रेन भी कम थी और टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम थी। तो इसके बाद नंबर आता है स्क्यू या गॉश का, स्क्यू और गॉश फॉर्म, और उससे कम एनर्जी होती है, कम स्टेबिलिटी होती है पार्शियली एक्लिप्स्ड की, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी। पार्शियली एक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल है फुली एक्लिप्स्ड। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया।